हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा सीजी टेट और सी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए देखिएगा, जिससे कि यदि इन प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्न दिए जाए परीक्षा में तो आप उन्हें बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक स्थायी संबंध है। ऑप्शन ए लगाव, ऑप्शन बी समझौता, ऑप्शन सी प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी दंड। तो एक शिशु और देखभालकर्ता में माता पिता आ जाएंगे, ठीक है, के बीच कैसा संबंध होता है? तो एक बच्चे और माता पिता के बीच समझौता का तो संबंध नहीं होता, प्रतिस्थापन भी नहीं होता और दंड भी नहीं होता, है ना। शिशु और देखभालकर्ता के बीच लगाव का संबंध होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव चाइल्ड बर्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ यानी कि प्रसव अवस्था की बात की गई है, गर्भावस्था की बात नहीं की गई है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। प्रसव अवस्था 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह है। ऑप्शन ए स्वचिंता, ऑप्शन बी स्वपरिभाषा, ऑप्शन सी स्वप्रेरणा, ऑप्शन डी स्व अवधारणा। तो स्वयं का वर्णन करना यहाँ पर पूछा गया है, स्वयं के वर्णन करने के लिए ना, तो स्वचिंता नहीं होगा, स्वप्रेरणा भी नहीं होगा और स्व अवधारणा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्व अवधारणा में क्या हो जाएगा, मतलब अवधारणा का विकास, हमारी अवधारणा का जो विकास होता है वो हमारी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड होता है ना। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड हो जाएगा। तो स्वयं का वर्णन पूछा है तो ये हो जाएगा स्वपरिभाषा, ठीक है, मतलब कि अपने आप का वर्णन कर रहे हैं तो आप अपनी परिभाषा बताएंगे, है ना। स्वयं का वर्णन कर रहे हैं तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बार बार बच्चों को दंड से बचने या इनाम पाने के लिए अधिगम की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए उनकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है, ऑप्शन बी उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, ऑप्शन सी बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के स्थान पर महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या ऑप्शन डी बच्चों को प्राकृतिक रुचि और अधिगम में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो यहाँ पर जो अधिगम की बात की गई है, जैसे कि दंड से बचने या इनाम पाने के लिए अधिगम की गतिविधियां, ये सब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो बाह्य अधिगम की ना, यहाँ पर बाह्य अधिगम की बात की जा रही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है ना। ऑप्शन बी उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के स्थान पर महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ा रहा है। ऑप्शन डी बच्चों को प्राकृतिक रुचि और अधिगम में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है ना। तो जिज्ञासा को कम कर रहा है, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है ना। तो इसमें दंड से बचने या इनाम पाने के लिए अधिगम की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाएगा? तो ऑप्शन डी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरटीई अधिनियम
2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। आरटीई का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। तो इस अधिनियम के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। कितने घंटे हैं? तो ऑप्शन सी 45 घंटे निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, पूछा है ना। कौन सा? तो उत्तम परीक्षण। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता या ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो एक उत्तम परीक्षण में क्या क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, है ना, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए और लचीला भी होना चाहिए। तो इसमें इन विशेषताओं में कौन सा भिन्न होगा? तो अभिक्षमता भिन्न होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी विषय वस्तु, ऑप्शन डी वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चा। बच्चा ही सब जगह क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक छात्र ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि। कौन? तो एक चिंतनशील शिक्षक। ठीक है, ऑप्शन ए व्याख्यान को सुन सके, ऑप्शन बी कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स को ले सके, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में अनुशासन को बनाए रखे या ऑप्शन डी छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो एक चिंतनशील शिक्षक जो होता है वो कक्षा में कैसी परिस्थिति उत्पन्न करता है? तो अपने और छात्र के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच क्या हो? इंटरेक्शन हो। ठीक है, इनके बीच संबंध कैसा हो? तो मित्रतावत। ठीक है, मित्रता वाली होनी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है। वह ऑप्शन ए छात्रों की स्मृति को बढ़ा रहा है, ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन का आयोजन कर रहा है, ऑप्शन सी मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त करने के लिए छात्रों की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या ऑप्शन डी छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक्स विकसित करने की कोशिश कर रहा है। तो एक शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है। वह क्या कर रहा है? तो वह रचनात्मक आकलन का आयोजन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ये है क्योंकि रचनात्मक आकलन जो होता है वो एफए का पार्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आपने उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके किसी छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आकलन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बुद्धि की बात की गई है, व्यक्तित्व की बात की गई है और कक्षा के व्यवहार की बात की गई है। ध्यान से देखेंगे, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक शिक्षक जो है ना, वो उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके किसी छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व, तो बुद्धि और व्यक्तित्व तो मापन के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन कक्षा का व्यवहार है ना, तो व्यवहार का मापन आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, व्यवहार का मापन आप कैसे कर सकते हो? तो इसलिए तो मापन नहीं होगा। अब आकलन और मूल्यांकन में
एक होगा, ठीक है, उपयुक्त तो सभी भी नहीं होगा। तो कक्षा के दौरान करते हैं हम, उसे हम क्या कहेंगे, तो आकलन कहेंगे, है ना, क्योंकि कक्षा के व्यवहार की बात की गई है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, आकलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक ने शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक ग्रामीण स्कूल से की। उन्हें निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए परिस्थिति जन्य परीक्षण, ऑप्शन बी नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण या ऑप्शन डी टोकरी परीक्षण। तो जो एक विज्ञान शिक्षक है, उन्होंने शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की है अपने एक ग्रामीण स्कूल से, है ना, तो इसमें कौन सा परीक्षण का उपयोग करना चाहिए उन्हें, तो ऑप्शन ए, वहां की परिस्थिति के अनुसार ही तो परीक्षण करेंगे ना, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है, वहां की परिस्थिति के हिसाब से वो अपनी शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी द्विवार्षिक परीक्षा, ऑप्शन सी त्रैमासिक परीक्षा या ऑप्शन डी सतत मूल्यांकन। तो सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है यहाँ पर, तो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा यहाँ पर सतत मूल्यांकन, क्योंकि इसमें सभी आ जाता है ना, वार्षिक परीक्षा, द्विवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, सभी परीक्षा आ जाएगी सतत मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है। कौन सा मूल्यांकन, तो रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन ए छात्रों की क्षमता और उनकी क्षमताओं को समृद्ध करने के लिए सुविधाओं को पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन बी समूह या व्यक्तिगत कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में सहायता करता है एक शिक्षक की। या फिर ऑप्शन सी बाद की शिक्षण अधिगम गतिविधियों और अनुभवों को संशोधित करने में सहायता करता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो शिक्षक की इन सभी में सहायता करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक शब्द है, ये क्रिया क्रिया प्लस शोध, है ना, क्रिया प्लस शोध से बना है, ठीक, जिसमें क्रिया यानी कि हो जाएगा करना और शोध का अर्थ हो जाएगा विश्लेषण करना, विश्लेषण करने से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी भी समस्या का समाधान विश्लेषण करके ही तो करते हैं हम, है ना, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए अनुमोदक, ऑप्शन बी सुविधादाता, ऑप्शन सी आधिकारिक या ऑप्शन डी तानाशाह। तो तानाशाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता की होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। ऑप्शन बी उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। ऑप्शन सी अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए। ऑप्शन डी उसे सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन ए मंद शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, ये नहीं।
उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है तो केवल उपचारी उपाय की आवश्यकता है उनके लिए मूल्यांकन बस करें, ये भी नहीं। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए। तो जो मूल्यांकन होता है ना, इसमें निदान भी होता है और प्लस उपचार भी होता है ना। तो इसमें केवल निदान, उपचार भी होता है, तो इसमें केवल निदान की बात की गई, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, है ना, फीडबैक प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी जटिल से कठिन, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य, या ऑप्शन डी साधारण से सरल। तो जो विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र खाली स्थान से गुजरते हैं। ऑप्शन ए स्व आकलन से, ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन से, ऑप्शन सी सहकर्मी आकलन से, या ऑप्शन डी योगात्मक आकलन से। तो जो सहयोगात्मक अधिगम होता है ना, इसमें छात्र जो है वो सहकर्मी आकलन से गुजरते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम कहेंगे पीयर असेसमेंट। ठीक है, अपने साथी समूहों के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन खाली स्थान है। ऑप्शन ए केवल गुणात्मक, ऑप्शन बी केवल मात्रात्मक, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है ना, वो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्यावधि यानी कि मिड टर्म एग्जाम परीक्षा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन का, ऑप्शन बी मानक संदर्भित मूल्यांकन, ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन, या ऑप्शन डी नैदानिक मूल्यांकन। तो जो मध्यावधि परीक्षा होती है वो योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। योगात्मक मूल्यांकन यानी कि एसए, ऐसे को हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, और इसमें ग्रेडिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है मूल्यांकन के लिए। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।